नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय है, क्या मुंबई पुलिस देवेंद्र भारती को बचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, सही कह सुना आपने। क्योंकि 10 दिसंबर 2021 को मालवनी पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ है। एफआईआर नंबर है 1436/2021, जिसके प्रमुख आरोपी हैं रेशमा खैराती खान, दीपक फटांगड़े, पुलिस निरीक्षक दीपक फटांगड़े और माननीय श्री देवेंद्र भारती जी। इस विषय पर मुद्दे पर आने के पहले मैं इसकी पार्श्वभूमि से आपको अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय के जो एफआईआर दाखिल हुआ है, इसके जो कंप्लेनर हैं दीपक मनोहर कुरुलकर, यह एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस फोर्स से हैं। ये सन 2015 से 2017 तक मुंबई पुलिस दल के विशेष शाखा आई ब्रांच में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पद पर कार्यरत थे। आई ब्रांच का कार्य है कि वह मुंबई में घुसपैठी करने वाले बांग्लादेशियों पर निगरानी करे, उन पर कार्रवाई करे, अपराध दर्ज करे और उन्हें इंडिया से बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट करे। दरम्यान इस कालावधि में पासपोर्ट ऑफिस से कुछ पासपोर्ट आई ब्रांच में वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं, जो कि सारे पश्चिम बंगाल 24 परगना का एड्रेस देकर पासपोर्ट लिए गए हैं। उसमें एक नाम रेशमा खैराती खान का भी है, जिसके कागज पत्र देखने के बाद उन कागज पत्रों से श्री दीपक कुरुलकर जी को शंका निर्माण हुई और उन्होंने एक टीम तैयार की, पुलिस की टीम तैयार की और 24 परगना पश्चिम बंगाल उनको भेजा, जहां पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह 24 परगना पश्चिम बंगाल की नौकर एक बांग्लादेशी महिला है, जो अनधिकृत रीत से भारत में जिसने प्रवेश किया है और प्रवेश कर झूठे कागज पत्र के सहारे उसने इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त की, पासपोर्ट तैयार करके लिया। उसके चलते श्री कुरुलकर जी ने आई ब्रांच के लेटर हेड पर मालवनी पुलिस स्टेशन, जहां का कि रेशमा खैराती खान ने एड्रेस दिया था, वहां पर एक रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं और रेशमा खैराती खान के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर करने की विनती करते हैं। परंतु वहाँ के सीनियर पीआई दीपक फटांगड़े जी ने किसी भी हालत में वो लेटर लेने से इनकार कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में कुरुलकर जी वह लेटर वहाँ पर दे सके, परंतु दीपक फटांगड़े ने सीधे कहा कि वरिष्ठों का प्रेशर है, मैं किसी तरह के भी अपराध इसमें दाखिल नहीं करूँगा। कुरुलकर जी ने उसका कंटिन्यू फॉलोअप रखा, जिसके चलते कुछ दिनों में श्री देवेंद्र भारती जी, जो उस समय ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर थे, उन्होंने कुरुलकर जी को उनके कार्यालय में बुला के लिए, पुलिस आयुक्त कार्यालय में, और उन्हें इस विषय पर कार्रवाई बंद करने के लिए धमकाया और कुरुलकर जी ने कुछ दिन के लिए तुरंत वो कार्रवाई बंद की, परंतु उन्होंने उसका फॉलोअप कंटिन्यू रखा। कालांतर में महाराष्ट्र शासन ने एक इंक्वायरी उस समय के होमगार्ड के महासमादेशक श्री संजय पांडे जी, जो आज के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र स्टेट हैं, उनको दी थी और उन्होंने उस इंक्वायरी के तहत दीपक कुरुलकर जी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। यह स्टेटमेंट 20 अगस्त 2020 को रिकॉर्ड किया गया, जिसके तहत दीपक कुरुलकर जी ने रेशमा खैराती खान प्रकरण में अपना स्टेटमेंट रजिस्टर कराया, प्लस उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और अदर एविडेंसेस उन्होंने श्री संजय पांडे जी को उस समय उपलब्ध करा के दिए हैं। आगे चलकर संजय पांडे जी ने उन सब एविडेंसेस के आधार पर उस प्रकरण में जब फैक्ट्स पाए, तो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट महाराष्ट्र शासन को सबमिट किया, जिसमें कि उन्होंने इस प्रकरण पे ऑफेंस रजिस्टर करने की सिफारिश की थी। यह हुई इस विषय की पार्श्वभूमि। अब साधारण 9 दिसंबर या 10 दिसंबर 2021 को
दीपक कुरुलकर जी को मुंबई क्राइम ब्रांच से एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि संजय पांडे जी जब महासमादेशक होमगार्ड थे, उन्होंने जो आपका इंक्वायरी के दरमियान में रेशमा खैराती खान को लेकर स्टेटमेंट रजिस्टर किया था, उस संबंध में आप अपने स्टेटमेंट देने के लिए क्राइम ब्रांच कार्यालय उपस्थित हो जाएं। जिसके चलते उन्होंने वहाँ पर उपस्थित होकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया है और उस स्टेटमेंट के पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने इन सब चीज़ों का उल्लेख किया है कि उन्हें किस तरह से बुलाया गया, और उन्होंने यह भी बताया कि वह स्टेटमेंट दर्ज कराते समय संजय पांडे जी के समक्ष जो 20 अगस्त को स्टेटमेंट दिया था उसकी कॉपी भी लेकर गए थे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो 20 अगस्त 2020 को दीपक कुरुलकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वह एफआईआर होगा, या जो 10 दिसंबर 2021 को क्राइम ब्रांच या मालवनी पुलिस स्टेशन के समक्ष स्टेटमेंट दिया गया वो एफआईआर होगा। इन दोनों में से कौन सा एफआईआर 161 के तहत हिट होगा? और आगे अगर जो देखें तो जो 20 अगस्त 2020 को दीपक कुरुलकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको क्राइम ब्रांच और मालवनी पुलिस स्टेशन ने 10/12/2021 को जो एफआईआर का स्टेटमेंट लिया है उसमें उन चीज़ों को छिपाया गया है, उजागर नहीं किया गया है, जिसके चलते एफआईआर नंबर 1436 के अंतर्गत लिया गया स्टेटमेंट यह मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट है या मैनिपुलेटेड एफआईआर है, ऐसा सिद्ध होता है, जिसका पूरा फायदा देवेंद्र भारती और दीपक फटांगड़े अपने केस में ले सकते हैं। तो क्या इतने बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, क्योंकि ये जब रिपोर्ट संजय पांडे जी की आई है तो डायरेक्ट आयोग के पास आई नहीं होगी, सीपी मुंबई श्री हेमंत नगराले जी, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, ज्वाइंट सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम, और फिर क्राइम ब्रांच के अधिकारी के समक्ष गई होगी। इस पर विस्तार से चर्चा हुई होगी, लॉ ऑफिसर्स के ओपिनियंस लिए गए होंगे। उसके पश्चात अंत में इसमें अपराध दाखल करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में इतनी छोटी सी चीज क्या इनके ध्यान में नहीं आई? यह जानबूझकर किया गया जिससे कि इसका फायदा देवेंद्र भारती उठा सके। आगे इसी में रेशमा खैराती खान बांग्लादेशी है, ये मान्य हो रहा है। उसका पति हाजी हैदर खान, उसे मालूम है कि ये बांग्लादेशी है, फिर भी वह उसको मुंबई में या इंडियन सिटीजनशिप दिलाने की कोशिश करता है या कराता है, उससे शादी इलीगल तरीके से शादी करता है और बांग्लादेशी घुसपैठी महिला को वह आश्रय देता है। तो क्या वह आरोपी नहीं है? तो उसका नाम आरोप पत्र में एफआईआर में क्यों नहीं है? आरोपी की जगह पर उसका नाम नहीं है। प्लस एफआईआर में क्लियर कट लिखा है कि इस प्रकरण से रिलेटेड विशेष शाखा में जो कागज पत्र हैं वो उपलब्ध नहीं है या तो नष्ट कर दिए गए हैं, और जो मालवनी पुलिस स्टेशन में है उनके पास भी इस तरह के इससे रिलेटेड कोई भी कागज पत्र उपलब्ध नहीं है। यहां पर यह चीज महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 9 के तहत संगीन अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उन धाराओं का भी इसमें समावेश नहीं किया गया। उसके बाद जो देवेंद्र भारती और फटांगड़े के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो पासपोर्ट एक्ट के तहत लगाए गए, या पासपोर्ट से रिलेटेड या सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट के तहत आरोप लगाए गए, धाराएं लगाई गई, जबकि उन्होंने अपने पद का और अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए ऑफेंस रजिस्टर न करने के लिए प्रेशर डाला और आरोपियों को मदद की। इसके चलते यहां पर आईपीसी 166, 217 और 218 ये कलम लगाने अनिवार्य थे, परंतु उनको नहीं लगाया गया।
और यदि ये कलम नहीं लगाए जाते हैं तो यह सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल है कि पासपोर्ट एक्ट के तहत देवेंद्र भारती और पटांगड़े ने रेशमा खैराती खान या हैदर आजम खान को मदद की। यानी कि फिर देवेंद्र भारती और पटांगड़े को बचने का एक रास्ता दे दिया गया। इतनी छोटी छोटी चीजें, सूक्ष्म चीजें क्या इन आईपीएस अधिकारियों को ध्यान में नहीं आई? मैं कतई नहीं मान सकता कि आईपीएस अधिकारियों को लॉ का नॉलेज नहीं है, लॉ उनको समझता नहीं है, या लॉ में दी हुई जो प्रोविजंस हैं वो उन्हें समझ में नहीं आती। यह एक जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत देवेंद्र भारती और पटांगड़े को मदद किया गया है। क्या इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई महाराष्ट्र शासन या पुलिस आयुक्त या डीजी महाराष्ट्र स्टेट करेंगे, या फिर सिर्फ एक आई वॉश लोगों को दिखाने के लिए देवेंद्र भारती पर छोटी मोटी कार्रवाई दिखाकर बाद में वो कोर्ट से बच जाए और केस भी यहीं पे खत्म हो जाए? इसके लिए तो ये नहीं हो रहा। या फिर हैदर आजम ये बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं और जिनके नाम छुपाए गए हैं वो भी बड़े राजनेता हैं, लोग हैं, तो कोई डील तो नहीं चल रही है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। और माननीय श्री हेमंत नगराले जी, पुलिस आयुक्त बृहन मुंबई, इनसे विनती है कि इस प्रकरण में आईपीसी की धारा 166, 217, 218 महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 9 के तहत आने वाले जो प्रोविजंस हैं वे धाराएं भी लगाई जाएं, जिससे कि कायदे की कोई भी त्रुटि का फायदा देवेंद्र भारती और पटांगड़े न ले सके। बस यही विनती और यहीं पर मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।